गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7th। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण में हम पढ़ चुके थे, लिपि तक हम पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ेंगे लिपि के बाद जो है उनके क्षेत्र, राज्य और भाषा और उनकी लिपि, अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषा और उनकी अलग अलग लिपि के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो उड़ीसा की भाषा क्या है? उड़िया, और उनकी लिपि क्या है? उड़िया। उसके बाद कोंकण की कोंकणी भाषा है और उनकी लिपि देवनागरी है। केरल की मलयालम भाषा है और लिपि भी उनकी मलयालम है। बंगाल की बंगला और लिपि है बंगला। कर्नाटक की कन्नड़ और लिपि भी है कन्नड़। जापान की जापानी और लिपि भी जापानी है। ऑस्ट्रेलिया की अंग्रेजी और लिपि रोमन। ईरान की फारसी और लिपि भी है फारसी। इटली की इतालवी और लिपि रोमन है। ठीक है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषा होती है और अलग अलग उनकी लिपि होती है। व्याकरण, भाषा के शुद्ध व्यवहार। आज हम व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे कि व्याकरण क्या है, हम व्याकरण क्यों पढ़ते हैं। भाषा के शुद्ध व्यवहार के लिए हमें भाषा के नियमों को जानने की आवश्यकता होती है। हम भाषा का सही रूप से भाषा को जाने, बोलते और हमसे लिखते आए, इसके लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है ना। अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होता तो हम शुद्ध बोल नहीं पाते और ना ही हम शुद्ध लिख पाते। इन नियमों को जानने के लिए व्याकरण के माध्यम से ही हमें जानकारी मिलती है। जैसे देखिए, ये वाक्य जो है अशुद्ध लिखा हुआ है, नौकर लगा झाड़ू रहा है ना। तो ये आप कैसे जान गए कि अशुद्ध है? क्योंकि आपको ग्रामर का ज्ञान है, आप व्याकरण पढ़ते हैं हिंदी में। तो नौकर लगा झाड़ू रहा नहीं होता है, क्या होता है? नौकर झाड़ू लगा रहा है होगा। फिर इसी तरह दूसरे में देखिए, मानवी दूध पी रहा है। अब मानवी जब स्त्रीलिंग है तो रहा क्यों होगा? यहाँ पर रही होगा, क्योंकि स्त्रीलिंग में ये भी स्त्रीलिंग होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर होगा मानवी दूध पी रही है। ये अशुद्ध है, ये मानवी दूध पी रहा है अशुद्ध है और इसका शुद्ध रूप होगा नौकर झाड़ू लगा रहा है और मानवी दूध पी रही है ना। तो व्याकरण क्या कहलाया? इस प्रकार आप परिभाषा जो है अपनी नोटबुक में लिखेंगे कि व्याकरण में विद्या या शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध प्रयोग के नियमों का ज्ञान कराता है। तो व्याकरण वह विद्या है या शास्त्र है, व्याकरण वह विद्या है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना और पढ़ना सिखाती है। ये मैंने आपको लिखाया था, तो उसी वो परिभाषा भी आप लिख सकते हैं, जो अगर आपको याद हो गई है तो फिर वही चीज़ जो नहीं, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं नई परिभाषा में। और बाकी अगर जिसे लिखना है तो आप इसे लिख सकते हैं, यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपकी परिभाषा रहेगी कि व्याकरण क्या है। और आपने सोचा कि व्याकरण का महत्व क्या है हमारे जीवन में। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तीनों चीज़ों में आप व्याकरण पढ़ते हैं। अगर आप व्याकरण का ज्ञान आपको नहीं होता तो आप किसी भी भाषा की शुद्ध जानकारी जो है आपको नहीं हो पाती। इसलिए व्याकरण जो है हर भाषा में आपको पढ़ाई जाती है। नहीं तो आप भी बोलते जैसे बस खड़ा था, तो बस खड़ा था नहीं होता, बस खड़ी थी। जिनसे अंग्रेजी नहीं आती, जैसे मान लीजिए जिनसे हिंदी नहीं आती, दूसरी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, तो वो भी हिंदी अपनी विचारों की अभिव्यक्ति तो कर सकते हैं, मगर जो है शुद्ध लिखना और बोलना उन्हें नहीं आता, जिन्हें व्याकरण का ज्ञान नहीं होता। इसीलिए व्याकरण का ज्ञान जो है जरूरी है और व्याकरण का ज्ञान आपको दिया जाता है। तो व्याकरण वह विद्या है जो हमें शुद्ध भाषा, किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना सिखलाती है। ठीक है, तो ये कहलाती है व्याकरण। तो व्याकरण के अंग हैं, देखिए व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार में क्या क्या आप पढ़ते हैं? वर्ण विचारों में वर्णों के स्वरूप, भेद आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार में शब्दों के भेद, बनावट, उत्पत्ति और प्रयोग के आदि के संबंध में अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार में वाक्यों के भेद, बनावट, वाक्य विग्रह और विराम चिन्ह आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है। इस तरह व्याकरण को 3 भागों में बांट दिया गया। पहले वर्ण विचार, वर्ण के बारे में जानकारी दी जाती है, फिर उसके बाद शब्द विचार, शब्द की उत्पत्ति, बनावट और उनके प्रयोग के आधार पर ये चीज़ें आपको बताई जाती है। फिर उसके बाद वाक्य विचार में वाक्य के भेद, वाक्य की बनावट, वाक्य के विग्रह, विराम चिन्ह आदि के बारे में आपको जानकारी प्रदान की जाती है। इस तरह व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसके बाद आता है साहित्य। साहित्य क्या है? प्राचीन समय से ही विद्वानों तथा ज्ञानियों ने अपने जीवन के अनुभवों और ज्ञान की बातों को लिखकर
आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा है। यही संचित ज्ञान को साहित्य कहलाता है। अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ से। प्राचीन समय से ही विद्वानों तथा ज्ञानियों ने क्या किया है, अपने जीवन के अनुभवों और ज्ञान को लिख करके संचित रखा और वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आगे बढ़ता जाता है। इसको ही साहित्य कहते हैं। जैसे रामायण, महाभारत, गीता सार, कुरान, बाइबिल आदि पौराणिक ग्रंथ जो होते हैं वो हमारे साहित्य की धरोहर होते हैं। किसी भी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। ये आप लिख लीजिए, परिभाषा लिख लेंगे आप। किसी साहित्य किसे कहते हैं? किसी भी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। साहित्य की विधाएं होती हैं। साहित्य की दो विधाएं होती हैं, एक होती है पद्य और एक होती है गद्य। आप पद्य में कविता पढ़ते हैं, है ना, कविताएं पढ़ते हैं हिंदी की बुक में, और गद्य भी पढ़ते हैं, जैसे नाटक, एकांकी, कहानी, ये सब किस में आते हैं? गद्य में आते हैं। तो पद्य इसके अंतर्गत दोहे, चौपाइयाँ, सोठा, छंद, कविता आदि आते हैं। गद्य इसके अंतर्गत पत्र, जीवनी, आत्मकथा, कहानी, संस्मरण, उपन्यास, रेखा चित्र, नाटक आदि आते हैं। ठीक है, तो आपने इतना आज आपने जान लिया। इसके बाद आइए नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 8 ओपन कीजिए। पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 में अब हम अपनी बुक फिल करते हैं। बुक फिल करने आइए बुक फिल करते हैं। देखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो हिंदी भारत की क्या है? राष्ट्रभाषा और मातृभाषा दोनों है, इसमें टिक लगा लीजिए। व्याकरण के विभाग होते हैं कितने? 3 होते हैं। बंगाल में बोली जाती है क्या? बंगला भाषा, टिक लगा लीजिए। और इसके बाद है हिंदी दिवस मनाया जाता है कब? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। फिर ये जो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे, ये मैंने अभी आपको अंडरलाइन करवा दिया है, तो ये आप अपनी नोटबुक पर लिख लेंगे। भाषा की परिभाषाएं, मनुष्य के जीवन में भाषा का क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है और अभी अंडरलाइन करवाया है, उसको आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। सारे प्रश्नों के उत्तर आपसे अब आ रहे हैं, है ना। फिर इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भाषा के मौखिक रूप से पढ़कर दूसरों के विचार जाने जाते हैं, है ना। भाषा के मौखिक रूप से पढ़कर दूसरों के विचार जाने जाते हैं। अपने माता पिता तथा परिवार से सीखी गई भाषा मातृभाषा कहलाती है। हिंदी को राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ है। अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन है, और अंग्रेजी की लिपि रोमन है। विश्व के पौराणिक ग्रंथ साहित्य की धरोहर है। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? साहित्य लिखेंगे। अपने आसपास बैठे साथियों से मनुष्य मौखिक भाषा द्वारा ही व्यवहार करता है। किस भाषा से करता है? मौखिक के द्वारा ही व्यवहार करता है। लिखित रूप से ही देश और समाज की सभ्यता और संस्कृति का परिचय मिलता है। देवनागरी लिपि में ही संस्कृत व मराठी भाषा लिखी जाती है ना। देवनागरी लिपि में ही संस्कृत और मराठी भाषा लिखी जाती है। संकेतों और स्पष्ट ध्वनियों की भाषा को भाषा नहीं माना जा सकता, क्योंकि इनमें भाषा की तरह स्पष्टता नहीं होती है। भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकरण का अध्ययन आवश्यक होता है ना। इस तरह आप अपनी बुक फिल कर लीजिए। इसके बाद आप आते हैं पेज नंबर 9 में। नीचे दी गई भाषाओं से संबंधित राज्यों व देशों के नाम लिखिए। तो कैसे लिखेंगे आप? इतालवी इटली, जापानी जापान, मलयालम केरल, बंगला बंगाल, उड़िया उड़ीसा, कन्नड़ कर्नाटक, अंग्रेजी ऑस्ट्रेलिया, फारसी ईरान। इस तरह आप भी अपनी बुक फिल कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। तो भाषा का मौखिक रूप अधिक प्रमाणिक होता है। भाषा का मौखिक रूप अधिक प्रमाणिक होता है क्या? नहीं होता। इसलिए क्या है, ये गलत होगा। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का परिचय कराता है ना। व्याकरण वही शास्त्र है जो शुद्ध रूप का परिचय कराता है, इसलिए ये सही है। भाषा के माध्यम से समाज में रहने वाले व्यक्ति एक दूसरे से विचार विनिमय करते हैं।